Hello everyone, welcome back to Study in Your channel, and today we have a topic water. So now we will discuss about water and water related phenomena like tides, waves, ocean current and what is water cycle. So first we will discuss about water cycle. Water cycle कहते किसे हैं? Now this is a diagram ऑफ वाटर साइकिल और मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। ओके, जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन के कारण जब ये सोलर रेडिएशन अर्थ पे पड़ती तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ जो अर्थ में जितनी भी ओशन बॉडी जन जाए, लाइक ओशन हो गया और लेक्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो ये इनका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ जब वाटर इवेपोरेट होके राइज करने लगेगा तो जो इसका जो टेम्परेचर होगा, जो वाटर वेपर होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वो टेम्परेचर कम होता जाएगा और ना वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा जो उसका टेम्परेचर कम होने के कारण ये कंडेंस हो जाएगा। ना जब ये कंडेंस हो जाएगा तो ये वाटर की ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएगा और इस तरीके से डिफरेंट जो वाटर ड्रॉपलेट है आपस में मिलेंगी और दे मेक्स अ क्लाउड। ओके, नाउ जब ये क्लाउड बनाएंगी तो ये हैवी होती जाएंगी और इतना ज़्यादा डेंस हो जाएंगी कि जो ये वाटर ड्रॉपलेट है एज ए रेनफॉल फिर से अर्थ पे आ जाएगी। ओके, नाउ जब ये अर्थ पे आएगी एज ए रेनफॉल तो सरफेस जो रन ऑफ है, ओके, लेक्स हैं, फिर से वाटर आ जाएगा लेक्स में। ये सरफेस जो रन ऑफ है ये रिवर से मिलेगा और रिवर फिर जाके ओशन में गिरेगी और फिर ओशन फिर से ओशन का जो वाटर है फिर से इवेपोरेट होके क्लाउड फॉर्मेशन बनाएगा और इस तरीके से फिर से रेनफॉल होगी। तो जो ये पूरी साइकिल चल रही है इसे ही हम वाटर साइकिल कहेंगे। ओके, नाउ यू मे अंडरस्टैंड वेल कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। ओके, नाउ जो हमारा अर्थ है लाइक अ टेरियम है। ओके, अ टेरियम किसे कहते हैं? टेरियम एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जहाँ स्मॉल स्मॉल प्लांट रखे जाते हैं। मान लीजिए ये स्मॉल इंक्लोजर है और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल प्लांट रखे गए हैं, ठीक है। तो हमारा अर्थ भी उसी तरीके है। ओके, जो सेम वाटर है डेट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो, मतलब जो आज का जो वाटर है ये हो सकता है कि जो सेंचुरी एगोज भी रहा होगा और आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर मान लीजिए जो वाटर हम यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए हरियाणा में, वही वाटर हो सकता है कि अमेजोन रिवर में मिल रहा। तो ये किसके कारण हो रहा है? वाटर साइकिल के कारण। ओके, तो हम कह सकते हैं जो वाटर है वो रिसाइकिल हो रहा है। ओके, एक जगह से जा रहा है, ओके, एक जगह से इवेपोरेट हो रहा है और दूसरी जगह रेनफॉल हो रहा है। तो इस तरीके से जो वाटर है ये क्या कर रहा है, अपनी जो फॉर्म को चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म को चेंज कर रहे हैं और फिर से रेनफॉल के रूप में वापस लैंड पे आ जाते हैं। ओके, जो नाउ मेजर सोर्स ऑफ जो फ्रेश वाटर देखते हैं हम। ओके, सो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर से जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वाटर बॉडी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ पे। ओके, नाउ ये हमने एक चार्ट दिया है यहाँ पे आपके लिए कि किस तरीके से जो वाटर है वो डिवाइडेड है हमारे अर्थ पे। परसेंटेज में देखते हैं हम यहाँ पे, तो जो सबसे ज़्यादा वाटर है वो ओशियन पे है। ओके, वो लगभग 97.3% है। ओके, बट जो ये वाटर है जो ओशन का है ये सेलाइन वाटर है। अब जो सेलाइन वाटर है मतलब कि ये हमारे लिए पीने योग्य नहीं है या हम कहें ये पोर्टेबल वाटर नहीं है। ओके, अब जब ये पीने योग्य नहीं है तो कौन सा ऐसा पानी है जो पीने योग्य है? तो आप देखेंगे 97.3, इट्स मीन लगभग 2.5% ऐसा पानी है जो कि प्योर है। ओके, जिन्हें हम पी सकते हैं। बट उस प्योर वाटर में भी जो आइस कैप है उसमें भी 2% वाटर आइस कैप में है। ओके, अब आपको पता है आइस कैप से तो आप पानी पी नहीं सकते। ओके, सो नाउ हमारे पास जो वाटर बचा वो सिर्फ 1% के आस या 0.5%। ओके, 0.5% ऐसा वाटर मिला जिसे कि हम यूज कर सकते हैं, जो हम यूजेबल है। ओके, ना वो कौन सा वाटर है? जैसे फ्रेश वाटर लेक हो गए, इनलैंड, ओके, एटमॉस्फेयर में जो एज ए वेपर की फॉर्म में जो वाटर है वो हो गया और रिवर्स में जो वाटर है। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओनली 0.05 के आसपास ऐसा वाटर है जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ देख सकते हैं हम
अर्थ पे 3/4 ऑफ अर्थ वाटर से भरी हुई है, और फिर भी हमारे पास इतना कम जो वाटर है वो यूजेबल है, या हम जिसे पीने योग्य बना सकते हैं। सो नाउ इसीलिए हमें जो वाटर है इसे कंजर्व करने की बहुत ही ज़रूरत है आज। ओके, सो इस तरीके से देखेंगे कि हम जो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो किस किस तरीके से है। रिवर हो गया, रिवर हमारे फ्रेश वाटर है। पॉन्ड, स्प्रिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लिखा है एक वर्ड, तो इस स्प्रिंग का क्या मतलब होता है। मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस के नीचे ये वाटर है, ठीक है। नाउ जब ये वाटर अपने आप ये अर्थ सरफेस पे आना लगता है किसी कारण, तो इसको ही कहते हैं हम स्प्रिंग। ओके, नाउ इसके अलावा ग्लेशियर्स में, पर जो ग्लेशियर से हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, जो ये फ्रेश वाटर है। ओके, और इसके अलावा सॉल्टी वाटर है। ओके, सॉल्टी वाटर में भी मेनली सोडियम क्लोराइड है जो कि इसे सॉल्टी बना लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर किस तरीके से है। नाउ वी विल सी कि वेव्स किन्हें कहते हैं। ओके, नाउ हम वेव्स कर रहे हैं ओशियंस की बात। ओके, ओशियंस में वेव्स किस तरीके से होती हैं, देखिए जो मान लीजिए ये ओशन है। ओके, तो ओशन में जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर हो रहा है, तो ये एक वेव की फॉर्म बना रहा है। ओके, सो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ वेव। ओके, सो नाउ ये वेव किस तरीके से हार्मफुल हो सकती है, या किस तरीके से ये अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाती है। ओके, सो जब स्टॉर्म आता है, ओके, जब तूफान आता है, जो विंड है वो बहुत ही हाई स्पीड से ब्लो करती है। ओके, और हाई स्पीड के ब्लो होने के कारण जो वेव है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये ह्यूज वेव्स हमें दिखने लगती हैं। ओके, और जो ये ह्यूज वेव्स हैं हो सकता है इतना डिस्ट्रॉय कर सकती हैं चीज़ों को, जैसे कि जिससे कि सुनामी जैसी चीज़ें हमारे ओशन में हमें दिख सकती हैं। ओके, इसके अलावा जो अर्थक्वेक है या वॉल्केनिक इरप्शन है, या कहें कि हम अर्थ के जो ओशन वाटर के नीचे जो सरफेस है उसमें अगर हमें वॉल्केनो दिखता है, ओके, अर्थक्वेक दिख रहा है, या कोई भी लैंडस्लाइड दिख रहा है, उसके कारण भी क्या हो सकती है, जो ये वेव है वेव डिस्ट्रॉयबल हो सकती है हमारे लिए। जो हो सकता है कि ह्यूज टाइडल्स वेव्स आए, ओके, ह्यूज टाइडल वेव्स आए, ओके, और जिसके कारण की सुनामी आ सकती है। ओके, इसी तरीके से जब सुनामी आई थी 2004 की ये बात है। ओके, जब इंडोनेशिया के आसपास सुनामी आई थी, तो उस टाइम पे इसने ह्यूज डिस्ट्रॉय करा था हमारे अंडमान निकोबार के आसपास का जो इलाके है, और इसी कारण जो वहाँ इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी सबमर्ज हो गया था। इट गॉट सबमर्ज आफ्टर सुनामी। ओके, 2004 की बात है ये। ओके, सो नाउ इस तरीके से हमने वेव्स। नाउ हम यहाँ पे टाइड की बात देखेंगे, जो रिदमिक राइज एंड फॉल होते हैं ओशन वाटर का ट्वाइस इन ए डे, उसी को हम टाइड कहते हैं। ओके, सो टाइड को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देना चाहता हूँ, और इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको टाइड बताऊँगा और किस तरीके से टाइड यूजफुल है हमारे लिए वो भी बताऊँगा। ओके, सो नाउ देखिएगा जो टाइड है, इससे समझने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए कोई सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर की और जो फोर्स लगेगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ओके, अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको, अब यहाँ देखिएगा। ओके, ये सन है और ये मून है। मून क्या करते हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, मतलब अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, जिससे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ भी अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है उसी अमाउंट में। ओके, और इस तरीके से दोनों जगह बल्ज क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो जाएगा, और जो ये बल्ज क्रिएट होने के कारण उस पर्टिकुलर इलाके पे हाई टाइड मिल जाता है। ओके, और इनके अपोजिट डायरेक्शन में, या कहें हम इन डायरेक्शन में, यहाँ पे लो टाइड मिलेगा हमें। ओके, आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से खींचेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर चीज़ अपने आप अंदर की तरह धंस जाएगी, जिसे कि हम लो टाइड कह रहे हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड मिल रहे हैं आपको। ओके, सो नाउ स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, ये स्प्रिंग जो टाइड है और नीप टाइड है, इनकी जो कंडीशन है वो किस तरीके होती है ये आपको बता देता हूँ। देखिए, जब सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन में रहती हैं या एक ही लाइन में होती हैं,
तब जाके हमारे स्प्रिंग टाइड मिलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया पे जब सन और अर्थ का जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इस तरीके से यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे हमें हाई टाइड मिलता है। ओके, तो स्प्रिंग टाइड में हमें हमेशा हाई टाइड मिलते हैं। ठीक है, जो हाई टाइड होता है उसका जो नॉर्मल लेवल से वो ज़्यादा लेवल मिलता है हमें हाई टाइड का। ओके, सो नाउ नीप टाइड में क्या होता है, ये देखिए सन की जो पोजीशन है इस तरीके से और मून की पोजीशन इस तरीके से। तो जब मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से लगाएगा और सन अपना ग्रेविटेशनल इस तरीके से लगाएगा, तो जब ये इस तरीके से बल्ज क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से लगाएगा और ये आपस में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। ओके, जब ये आपस में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी तो जो हाई टाइड का लेवल है वो जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, जबकि नीप टाइड में ठीक उल्टा होता है। सपोज हाई टाइड का लेवल जो नॉर्मल इतना है, तो नीप टाइड में, स्प्रिंग टाइड में इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि स्प्रिंग टाइड में क्या होता है और नीप टाइड में क्या होता है। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग टाइड को कौन सी पोजीशन है जब ये तीनों आपस में एक लाइन में होते हैं, जिसे कि हम सीजी की पोजीशन भी कहते हैं। ओके, और जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसे कि हम क्वाड्रेचर फॉर्म कहते हैं। ओके, तो क्वाड्रेचर फॉर्म में नीप टाइड बनते हैं, जिसमें कि जो नॉर्मल हाई टाइड होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा लो हो जाता है। ओके, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि टाइड किन्हें कहते हैं। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ टाइड क्या है। ओके, सबसे पहले जो टाइड है उसका जो यूज है, हाई टाइड के कारण क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है वो राइज हो जाता है। ओके, और ये नेविगेशन करने में भी हेल्प करती है हमें। ओके, पहले तो नेविगेशन करने में हेल्प करती है, और जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है या रेज हो जाता है तो जो शिप्स हैं वो आसानी से अराइव हो जाती हैं हार्बर पे। ओके, हार्बर पे आसानी से अराइव हो जाती है। इसके अलावा जो फिशिंग है, फिशिंग भी आसानी से हो सकती है जहाँ पे हाई टाइड आ रहा है, क्योंकि जो शोर पे लेवल ऑफ वाटर बढ़ जाएगा और जो फिश है वो शोर पे आने लगेंगी, जिससे जो फिशरमैन है वो आसानी से कैच कर पाएंगे हमारी फिशेस को। वहीं जहाँ पे राइज होता है और फॉल होता है कंटिन्यूसली, जो टाइड्स हैं हमारी, उस जगह पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, जब प्लेंटी ऑफ वाटर हो जाता है तो उससे स्टोर किया जाता है और जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और जब वाटर का हाई फ्लो हो जाता है तो लो टाइड में ये वाटर फिर से रिसीड बैक कर जाते हैं। ओके, तो हम देखेंगे जो हाई टाइड में जब प्लेंटी ऑफ वाटर मिल रहा है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइड किसे कहते हैं और टाइड का क्या यूजेस है वो। ओके, सो नाउ हम ओशन वाटर की बात करेंगे या ओशन करंट की बात करेंगे। ओशन करंट किसे कहते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, so ocean current are stream of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction. Okay, so मान लीजिए ये ओशन है। ओके, ये आपको एक डायग्राम से समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये ओशन है और ओशन में एक डेफिनेट और कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या होती है, फ्लो होती है इन ए डेफिनेट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में निकल रही है, जितनी भी वाटर की स्ट्रीम ऑफ वाटर है ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में निकल रही है, तो इसी को हम ओशन वेव्स कह रहे हैं या ओशन करंट कह रहे हैं, सॉरी। ओके, तो ये ओशन जो करंट है वो वार्म भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। ओके, अब वो किस तरीके से, देखिए जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे जनरली जो ओशन करंट होती है वो वार्म होती है। वार्म क्यों होती है, क्योंकि ओशन जो करंट है जो इक्वेटर पे है, वहाँ पे इक्वेटर पे आपको पता है जो धूप है वो ज़्यादा पड़ती है, सनशाइन ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो वाटर है वो वाटर भी क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और जो उसकी स्टीम है उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी वार्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसे वार्म ओशन करंट कहेंगे जो इक्वेटर के पास है। ओके, और जो हमारे इक्वेटर से दूर है या पोल्स पे है वो कोल्ड करंट है। ओके, नाउ होता क्या है कि जो इक्वेटर पे हमारी ओशन करंट है वो ओशन करंट पोल्स की तरफ जाती है। ओके, और जो ये कोल्ड करंट है जो पोल्स पे ये इक्वेटर की तरफ आती है, और इस तरीके से बैलेंस रहता है हमारा ओशन का जो टेम्परेचर है, इस तरीके से बैलेंस रहता है। ओके, नाउ अब कुछ करंट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे लैब्राडोर करंट की बात करी गई है। ओके, जो कि कोल्ड करंट है,
और दूसरी यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की बात की गई है जो कि वार्म करंट है। ओके, एंड द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से एक ओशन करंट जा रही है, इसे गल्फ स्ट्रीम कहेंगे हम। ओके, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो जो ये गल्फ स्ट्रीम है ये उस जो इसके बगल का जो एरिया है उस एरिया की टेम्परेचर को भी क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। ओके, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ओके, द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। ओके, द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड द वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर अबाउट लैंड सरफेस। अगर वार्म करंट होगी तो वो वार्म टेम्परेचर को कैरी करेगी लैंड पे। ऑब्वियसली बात है, अगर वार्म करंट होगी तो वो वार्म टेम्परेचर को कैरी करेगी। ओके, और ऐसे एरिया जहाँ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती है वो फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ द फिशिंग होती है इन्हीं जगह पे होती है, और जो ये फिशिंग ग्राउंड है इन्हीं जगह पे होता है। ओके, सो जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मीट कर रही हैं, तो जो ये पर्टिकुलर एरिया है इस एरिया पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। ओके, जैसे कि जापान वाला इलाका। ओके, और जापान वाला इलाका किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे से क्यूरोसियो करंट जाती है। ओके, क्यूरोसियो करंट जो कि वार्म करंट है, और ऊपर से ओयोसियो करंट आती है जो कि कोल्ड करंट है। ओके, और जापान की जो ईस्टर्न इलाका है यहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे से बन जाते हैं। वहीं अगर मैं अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की बात करूं तो वहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म ओशन करंट है, और लेब्राडोर करंट जो कि कोल्ड ओशन करंट है, ये आपस में मीट करती हैं यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे फॉगी कंडीशन भी हो जाती है। अगर फॉगी कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो नेविगेशन होगा, ओके, वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मैं आपको अब यहाँ पे एक डायग्राम से बता देना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे क्यूएसओ करंट और यहाँ से ओयूएसओ करंट निकल रही है, और ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके, इसी तरीके से दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है वो फिशिंग कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नाउ अब आपको ये देखना है कि जो ओशन करंट है उनमें से वार्म कौन सी है और कोल्ड कौन सी है। ओके, और इस तरीके से ये आपका असाइनमेंट है कि आपको ये करंट्स को देखना है और कौन कौन से इलाके से ये कौन कौन से एरिया से ये निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर का एंड करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए लेक्चर बनाने में, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर